नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। सो दोस्तों, आज की वीडियो इट्स नॉट अ स्ट्रैटेजी वीडियो। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि मैं कॉन्सेप्ट रिलेटेड वीडियोस एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस बनाने वाला हूं। सो आज की वीडियो उसी कैटेगरी में है। आज की वीडियो में हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। बेसिकली इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में दो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। पहला है परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड दूसरा है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो आज की वीडियो में हम ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी डिस्कशन करने वाले हैं। आज की वीडियो में बहुत ज़्यादा डीप नहीं जाऊंगा प्रोविजंस में, बिकॉज आई थिंक आपने एक बार तो ये चीज़ें पढ़ी होंगी, राइट। एंड बट ऐसा भी नहीं होगा कि मैं सिर्फ बोल बोल के आगे निकल जाऊँ एंड आपको कुछ समझ ही ना आए। सो आज की वीडियो में हम एक ऐसी स्पीड मेंटेन करके चलेंगे कि आपको चीज़ें समझ भी आ जाए एंड जल्दी जल्दी रिविजन भी हो जाए आपका। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो हमारी यूनिट का नाम है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड इट्स रेमेडीज़। तो सबसे पहले बात आती है कि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्चुअली होता क्या है। तो ब्रीच सिंपली मीन्स फेलियर ऑफ अ पार्टी टू परफॉर्म हिज और हर पार्ट ऑफ ऑब्लिगेशन अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट। मतलब अगर एक कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी अपना प्रॉमिस या ऑब्लिगेशन पूरा करने से मना कर देती है या किसी कारणवश पूरा नहीं कर पाती है तो उसको हम ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मिस्टर ए और मिस्टर बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि मिस्टर ए अपनी ऑल्टो कार मिस्टर बी को बेचेंगे एंड मिस्टर बी उसके बदले मिस्टर ए को 2 लाख रुपए देंगे। बट लेटर ऑन मिस्टर ए मिस्टर बी को अपनी कार बेचने से मना कर देते हैं। तो इस केस में हम बोलेंगे कि मिस्टर ए ने कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच किया है, कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया है, क्योंकि उन्होंने अपना प्रॉमिस पूरा करने से मना कर दिया। सिंपल। अब ये ब्रीच भी दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है एक्चुअल ब्रीच एंड एक होता है एंटीसिपेटरी ब्रीच। सो पहले आता है हमारा एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो एक्चुअल ब्रीच मतलब जब कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी परफॉर्मेंस वाली डेट पे अपना प्रॉमिस या ऑब्लिगेशन परफॉर्म करने से मना कर दे सामने वाली पार्टी को, देन दैट इज़ एक्चुअल ब्रीच। इसको अब अगर हम थोड़ी सभ्य भाषा में बोले, मतलब एग्जाम ओरिएंटेड लैंग्वेज में बोले, तो वी विल से कि इफ़ अ पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट रिफ्यूजेस टू परफॉर्म हिज और हर पार्ट ऑफ ऑब्लिगेशन अंडर द कॉन्ट्रैक्ट on the scheduled date fixed for performance, then he is said to have committed the actual breach of contract. फॉर एग्ज़ाम्पल, एक टीचर और स्टूडेंट के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि टीचर ने स्टूडेंट को बोला कि मैं 10 तारीख से तुम्हारी क्लासेस स्टार्ट करूँगा, 10 तारीख से मैं तुम्हें पढ़ाना स्टार्ट करूँगा एंड स्टूडेंट टीचर को उसके बदले सो एंड सो फीस देगा। अब स्टूडेंट 10 तारीख को टीचर के पास जाता है इस उम्मीद से कि टीचर उनको पढ़ाएंगे, बट जैसे ही स्टूडेंट टीचर के पास जाता है टीचर स्टूडेंट को मना कर देते हैं पढ़ाने से। वो बोलता है कि मैं तुम्हारी क्लासेस नहीं लूँगा। तो दिस इज़ एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कि स्केड्यूल्ड डे पे मानी 10 तारीख को टीचर ने यानी प्रॉमिसर ने अपना ऑब्लिगेशन यानी कि ट्यूशन पढ़ाना उससे मना कर दिया। अब ये एक्चुअल ब्रीच भी दो टाइम पे हो सकता है। पहला, एट द टाइम व्हेन द परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इज़ ड्यू, मतलब उस डेट पे या उस टाइम पे जब परफॉर्मेंस होनी थी एक्चुअली कॉन्ट्रैक्ट की, या फिर ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट मतलब परफॉर्मेंस के दौरान। फॉर एग्जाम्पल, एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ है मिस्टर ए एंड मिस्टर बी के बीच में। मिस्टर ए एक कॉन्ट्रैक्टर है एंड मिस्टर बी वो पर्सन है जिनको अपना घर बनवाना है। अब मिस्टर ए ने बोला कि 15 अक्टूबर से मैं आपके घर का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करूँगा एंड मिस्टर बी उसके बदले परफॉर्मेंस के बदले उनको कुछ पैसे देंगे। बट अब यहाँ पे अगर मिस्टर ए 15 अक्टूबर को जाके मिस्टर बी को बोल दें कि मैं आपके घर का कंस्ट्रक्शन नहीं करूँगा, तो दिस इज़ एक्चुअल ब्रीच एट द टाइम व्हेन द परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इज़ ड्यू। अब अगर इस केस को मैं थोड़ा सा डिफरेंट कर दूँ कि मिस्टर ए ने 15 अक्टूबर को मिस्टर बी के घर का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दिया, 1 महीने तक कंस्ट्रक्शन वर्क चला, बट 15 नवंबर को जाके मिस्टर ए ने मिस्टर बी को बोला कि अब से मैं आपके घर का कंस्ट्रक्शन वर्क नहीं करूँगा, आप किसी और से करवा लो। तो घर का कंस्ट्रक्शन पूरा नहीं हुआ है, अभी परफॉर्मेंस पूरी नहीं हुई है, बट परफॉर्मेंस के दौरान ही ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस ही ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गया, राइट। सो दिस इज़ ऑल अबाउट एक्चुअल ब्रीच। अब मूव करते हैं आगे। अब बात आती है एंटीसिपेटरी ब्रीच की। सो एंटीसिपेटरी ब्रीच मतलब जब कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी परफॉर्मेंस डेट आने से पहले ही सामने वाली पार्टी को बोल दे कि मैं अपना प्रॉमिस ऑब्लिगेशन परफॉर्म नहीं करने वाला हूँ, देन इट इज़ एंटीसिपेटरी ब्रीच। अगेन इसको भी अगर मैं सभ्य भाषा में बोलूँ तो आई विल से इफ़ अ पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट refuses altogether to perform his or her part of obligation under the contract before the scheduled date of performance has arrived, then he is said to have committed the anticipatory breach of contract. अब ये एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दो तरीके से हो सकता है, एक्सप्रेसली भी हो सकता है या फिर इम्प्लाइडली भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आज मिस्टर ए और मिस्टर बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है कि ए जो है 15 अक्टूबर को मिस्टर बी को 10 बेल्स ऑफ कॉटन सप्लाई करेगा एंड बी जो है उसके बदले उनको कोई स्पेसिफाइड अमाउंट देंगे। बट 10 अक्टूबर को ही यानी कि परफॉर्मेंस डेट से पहले
ए जाके बी को बोलते हैं कि मैं आपको ड्यू डेट पे 10 बेल्स ऑफ कॉटन सप्लाई नहीं कर पाऊँगा, मैं अपना ऑब्लिगेशन पूरा नहीं कर पाऊँगा ड्यू डेट पे। सो दिस इज़ एंटिसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट डन एक्सप्रेसली बाय द वर्ड्स। अब एक और एग्जांपल ले लो। फॉर एग्जांपल मिस्टर ए और मिस्टर बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है कि ए अपना घोड़ा बी को बेचेगा 15 अक्टूबर को 50,000 रुपये में, बट 10 अक्टूबर को ही ए अपना घोड़ा सी को बेच देता है 50,000 रुपये में। अब यहाँ पे भी एंटिसिपेटरी ब्रीच है कि ए ने अपना घोड़ा जो कि बी को बेचने वाला था, अगर वो पहले ही घोड़ा सी को बेच देगा 10 तारीख को, तो उसके पास से तो घोड़ा चला गया। अब वो 15 तारीख को बी को क्या देगा? कुछ नहीं देगा। तो ब्रीच तो हो गया परफॉर्मेंस डेट से पहले ही। तो दिस इज़ एंटिसिपेटरी ब्रीच। बट यहाँ पे एक्सप्रेसली नहीं हुआ है, बोल के ब्रीच नहीं हुआ है, इम्प्लाइडली हुआ है, बाय द कंडक्ट ऑफ मिस्टर ए हुआ है, राइट। अब आता है इफेक्ट ऑफ एंटिसिपेटरी ब्रीच। तो जब भाई प्रॉमिसर ने मना कर दिया अपना ऑब्लिगेशन परफॉर्म करने से, तो प्रॉमिसी भी अपना परफॉर्मेंस क्यों करे? सो प्रॉमिसी इज़ ऑल्सो एक्सक्यूज्ड फ्रॉम परफॉर्मिंग द कॉन्ट्रैक्ट। अब प्रॉमिसी के पास दो ऑप्शंस होते हैं। पहला कि वो इमीडिएटली कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दे, परफॉर्मेंस डेट का वेट ना करे, एंड प्रॉमिसर के अगेंस्ट केस फाइल करे एंड डैमेजेस क्लेम कर ले। एंड दूसरा ऑप्शन होता है कि वो इमीडिएटली कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल ना करे एंड वेट करे ड्यू डेट ऑफ परफॉर्मेंस का। अब हो सकता है भाई ड्यू डेट ऑफ परफॉर्मेंस पे प्रॉमिसर का मन बदल जाए और वो प्रॉमिस अपना ऑब्लिगेशन पूरा कर दे। अगर तो पूरा कर देता है तो ठीक है, बट अगर नहीं करता है तो हम उसके अगेंस्ट केस फाइल कर देंगे एंड डैमेजेस क्लेम कर लेंगे। अभी जो सेकेंड सिचुएशन है ना, इसमें प्रॉमिसर का भी बेनिफिट होता है। इवन दो उसने मना कर दिया कि वो अपनी ऑब्लिगेशन परफॉर्म नहीं करेगा, बट स्टिल क्योंकि एज अ प्रॉमिसी मैंने अभी तक कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं करा है एंड कॉन्ट्रैक्ट अभी भी ऑपरेटिव है, तो प्रॉमिसर के पास एक चांस है कि वो अभी भी ड्यू डेट पे अपना परफॉर्मेंस दे सकता है। एंड इस केस में प्रॉमिसर के पास एक और एडवांटेज है कि वो सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी का भी बेनिफिट ले सकता है। फॉर एग्जाम्पल ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। ए ने बी को बोला है कि 15 अक्टूबर को मैं आपको 10 बॉटल्स ऑफ लिकर सप्लाई करूँगा, एंड बी उसके बदले ए को पैसे देंगे। बट 10 तारीख को ए बी को जाके बोल देते हैं कि मैं ड्यू डेट पे अपना ऑब्लिगेशन परफॉर्म नहीं करूँगा, आपको बॉटल सप्लाई नहीं करूँगा। अब बी के पास ऑप्शन है कि वो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करके ए पे केस फाइल कर सकता है, बट वो थोड़ा शरीफ बंदा है, वो सोचता है कि नहीं ड्यू डेट का वेट करते हैं, हो सकता है ए का मन बदल जाए एंड वो अपना ऑब्लिगेशन पूरा कर दे। सो बी कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं करता है एंड कॉन्ट्रैक्ट अभी भी ऑपरेटिव है। अब 12 तारीख को क्या होता है, रात को मोदी जी टीवी पे आते हैं 8 बजे एंड बोलते हैं, भाइयों और बहनों, आज रात 12 बजे से पूरे भारत देश में शराब बैन हो जाएगी। आप लोगों से अनुरोध है कि अपना स्टॉक पहले ही जमा करके रख लें। सो अब लिकर बैन हो गई, उसका ख़रीदना बेचना सब इलीगल हो गया। तो अब ए बी को कैसे लिकर सप्लाई करे 15 तारीख को? अब ये तो सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी आ गई ना, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म हो ही नहीं सकता, कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाएगा। तो यहाँ पे ए के लिए बेनिफिट हो गया, वो तो स्टार्टिंग से ही कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं करने वाला था। अब बी ने जो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं करा 10 तारीख को, वो तो ए के लिए बेनिफिशियल हो गया। अगर वो 10 तारीख को कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करता तो वो ए के अगेंस्ट केस फाइल करके डैमेजेस क्लेम कर सकता था, बट उसने कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं करा। बाद में सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी से अपने आप कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो गया। अब बी के पास ए के अगेंस्ट कोई राइट ही नहीं है। सो ए के लिए बेनिफिट हो गया ना, ए को बेनिफिट मिल गया सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी का।